आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो देखने में तो बहुत बेसिक सा लगता है, लेकिन 90% इन्वेस्टर्स यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब भी कोई नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की दुनिया में कदम रखता है, उसका सबसे पहले सवाल होता है कौन सा फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देगा या फिर सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है। पर मैं आपको बता दूं कि ये सवाल ही अपने आप में बुनियादी तौर पर गलत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। ये एक दुकान की तरह है जहाँ अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग सामान मिलता है। अगर आपको दूध लेने भेजा जाए और आप सबसे महंगी कोल्ड ड्रिंक उठा लाएं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रीमियम दिख रही थी, तो आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी। म्यूचुअल फंड में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लोग अक्सर स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल देते हैं क्योंकि पिछले एक साल में उसने 50% रिटर्न दिया था, लेकिन जब मार्केट 10% या 20% गिरता है और उनका पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखने लगता है तो वो घबराकर एग्जिट कर देते हैं। उन्होंने गलत फंड नहीं चुना था, उन्होंने गलत कैटेगरी चुनी थी जो उन्हें रिस्क लेने की क्षमता और उनके फाइनेंशियल गोल के टाइम हॉरिजन से मेल नहीं खाती थी। इस वीडियो का मोटिव सिर्फ आपको डेफिनेशन से बताना नहीं है, मेरा मोटिव है आपको यह समझाना कि इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड के पीछे का लॉजिक क्या है। जब आप इन कैटेगरीज को समझ लेंगे तो आप कभी भी किसी भी एजेंट या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर गलत जगह पैसा नहीं फंसाएंगे। याद रखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में रिटर्न चेज करना एक रेस की तरह होता है जहां अक्सर लोग गिर जाते हैं, लेकिन सही कैटेगरी चुनना एक मजबूत बुनियाद बनाने जैसा है जो आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। कैटेगरी सिलेक्शन रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में है। अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया तो आप चाहे कितनी भी तेजी से गाड़ी चलाएं, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आज हम डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि ये कैटेगरीज काम कैसे करती हैं, इनका साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है और आपके लिए सही चुनाव क्या होना चाहिए। म्यूचुअल फंड को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी है। मान लो हजारों लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और एक बड़ी रकम बनाते हैं। इस रकम को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी कहते हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड या आईसीआई प्रूडेंशियल, ये सब एएमसी हैं। एएमसी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक ट्रस्ट की तरह काम करती है जहां सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कड़े नियम लागू होते हैं। इन एएमसी के अंदर होते हैं फंड मैनेजर्स। ये वो लोग होते हैं जिन्हें मार्केट की गहरी समझ होती है। उनके पास पूरी रिसर्च टीम होती है जो हर एक स्टॉक और बॉन्ड का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करती है। इनका काम होता है आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना ताकि आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सके। लेकिन याद रखिए, फंड मैनेजर कोई जादूगर नहीं है, वो वही करता है जो उस फंड की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलाउ करती है। अगर फंड का रूल है कि वो सिर्फ सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा तो फंड मैनेजर चाह कर भी रिलायंस या टाटा के शेयर्स नहीं खरीद सकता। अब बात करते हैं एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू की। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिस फंड की एनएवी 10 रुपए है वो सस्ता है और जिसकी एनएवी 500 रुपए है वो महंगा है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। एनएवी सिर्फ एक यूनिट की कीमत है जो फंड के टोटल एसेट्स को टोटल यूनिट से डिवाइड करके निकाली जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। फंड ए की एनएवी 10 रुपए है तो आपको 1000 यूनिट मिलेंगे। फंड बी की एनएवी 100 रुपए है तो आपको 100 यूनिट मिलेंगे। अगर दोनों फंड के अंदर की शेयर्स की वैल्यू 10% बढ़ती है तो दोनों ही केसेस में आपका पैसा बढ़कर 11,000 रुपए हो जाएगा। यूनिट्स कम या ज्यादा होने से आपके प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एनएवी सिर्फ अकाउंटिंग का एक तरीका है, ये स्टॉक प्राइस की तरह नहीं है जहां अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो। एक और जरूरी चीज है एक्सपेंस रेशो। एएमसी आपका पैसा मैनेज करने के लिए, फंड मैनेजर की सैलरी देने के लिए और ऑफिस के खर्चे निकालने के लिए एक फीस लेती है। इस फीस को एक्सपेंस रेशो कहते हैं। ये आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा होता है, आमतौर पर 0.1% से 2.25% तक। देखने में ये छोटा लगता है, लेकिन 20-25 साल के लंबे समय में 1% का एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशो आपके फाइनल कॉर्पस को लाखों रुपए से कम कर सकता है। इसके साथ ही आपको डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान्स का फर्क भी समझना चाहिए। रेगुलर प्लान्स में आप एक डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं जहां एएमसी उस एजेंट को कमीशन देती है। ये कमीशन आपके ही पैसे से निकलता है, जिससे रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो बढ़ जाता है। डायरेक्ट प्लान में कोई मिडिल मैन नहीं होता, इसलिए एक्सपेंस रेशो कम होता है और लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है। अब समझते हैं इक्विटी फंड्स को। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अपना मेजर हिस्सा कम से कम 65% कंपनीज के स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब आप इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं तो आप इनडायरेक्टली भारत की बड़ी और छोटी कंपनीज के हिस्सेदार बन जाते हैं। इक्विटी फंड का बेसिक लॉजिक है बिजनेस ग्रोथ। अगर देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और कंपनीज मुनाफा कमाएंगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। अब इक्विटी से रिटर्न कैसे मिलता है, इसके दो मेन तरीके हैं। पहला, जब कंपनी मुनाफा कमाती है और उसका बिजनेस बढ़ता है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ती है, जिसे कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। दूसरा, कंपनीज कई बार अपने मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड्स के रूप में देती है। इन दोनों को मिलाकर इक्विटी फंड की एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू ऊपर जाती है। लेकिन इक्विटी की सबसे बड़ी हकीकत है वोलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव। इक्विटी मार्केट कोई सीधी लकीर नहीं है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। यहाँ पर हाई रिटर्न इज इक्वल टू हाई फ्लक्चुएशन का रूल चलता है। आपको ये समझना होगा कि इक्विटी में लॉस दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी लॉस और परमानेंट लॉस। जब मार्केट गिरता है और आपका पोर्टफोलियो रेड में दिखता है वो टेम्परेरी लॉस है। अगर आपने घबराकर बेच दिया तो आपने उस लॉस को परमानेंट बना दिया। इक्विटी इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि इन्वेस्टर का अपना दिमाग है। इसे हम बिहेवियर गैप कहते हैं। फंड का रिटर्न 15% होता है, लेकिन इन्वेस्टर का रिटर्न सिर्फ 8 से 10% रह जाता है क्योंकि वो गलत समय पर एग्जिट कर लेता है। मार्केट साइकिल्स को समझिए, तेजी यानी बुल मार्केट और मंदी यानी कि बियर
मार्केट दोनों ही टेम्परेरी हैं। लॉन्ग टर्म में यानी 10-15 साल में इक्विटी की वॉलेटिलिटी फ्लैट हो जाती है और रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट करने में सबसे असरदार होते हैं। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो सिर्फ इक्विटी ही वो एसेट क्लास है जो आपको रियल वेल्थ यानी इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न बनाकर दे सकता है। इक्विटी फंड्स को उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बांटा जाता है। सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप फंड्स। ये देश की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये ब्लू चिप कंपनीज होती है जो पहले ही बहुत बड़ी बन चुकी हैं। इनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इनका बिजनेस मॉडल प्रूवन होता है और ये बुरे वक्त में कम गिरती हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मिड कैप फंड्स। ये 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये ग्रोथ फेस वाली कंपनीज हैं। इनमें रिस्क लार्ज कैप से ज्यादा होता है, लेकिन ये इकोनॉमी के नए इमर्जिंग सेक्टर्स को कैप्चर करती हैं। तीसरे नंबर पर आता है स्मॉल कैप फंड्स। ये 2 से 51 रैंक के बाद आने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें वोलेटिलिटी एक्सट्रीम होती है। अगर 2008 या 2020 जैसा क्रैश आ जाए तो ये 50 से 60% तक गिर सकते हैं, लेकिन बुल मार्केट में ये सबसे पहले डबल भी होते हैं। इक्विटी फंड्स उन लोगों के लिए है जो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं और जिन्हें कम से कम 7 से 10 साल तक अपने पैसों की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में इक्विटी जुआ है, पर लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ क्रिएशन है। अब समझते हैं डेट फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स को लोग अक्सर इक्विटी के सामने इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर के लिए डेट फंड उतना ही जरूरी है जितना गाड़ी में ब्रेक। डेट फंड का मतलब है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना। जब आप डेट फंड में पैसा लगाते हैं तो फंड मैनेजर आपका पैसा गवर्नमेंट के सरकारी बॉन्ड्स, बैंक्स और प्राइवेट कंपनीज को उधार देता है। बदले में ये इंस्टीट्यूशन फंड को ब्याज भी देती है, जिसे कूपन भी कहा जाता है। डेट फंड में रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज से आता है, लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। इंटरेस्ट रेट इनवर्स रिलेशनशिप। बॉन्ड्स की कीमत और देश के इंटरेस्ट रेट्स का उल्टा रिश्ता होता है। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाती है, जिससे डेट फंड की एनएवी गिर सकती है। इसे हम ड्यूरेशन रिस्क कहते हैं। जितने लंबे समय का बॉन्ड होगा उतना ज्यादा उसका प्राइस इंटरेस्ट रेट चेंज से हिलेगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट से गिरने वाले हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरा बड़ा रिस्क है क्रेडिट रिस्क। हर उधार लेने वाला एक जैसा नहीं होता। गवर्नमेंट का क्रेडिट रिस्क 0 माना जाता है क्योंकि सरकार डिफॉल्ट नहीं करती, लेकिन प्राइवेट कंपनीज की अलग अलग रेटिंग होती है। AAA रेटेड कंपनी सबसे सेफ होती है। अगर कोई फंड मैनेजर ज्यादा रिटर्न दिखाने के लिए लो रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है। अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पूरा प्रिंसिपल खत्म हो सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि डेट फंड्स फिक्स्ड डिपॉजिट का रिप्लेसमेंट है। ये पूरी तरह सही नहीं है। एफडी में आपका रिटर्न फिक्स है और 5 साल तक का इंश्योरेंस है। डेट फंड में मार्केट रिस्क होता है, लेकिन इनका फायदा ये है कि ये एफडी के मुकाबले ज्यादा लिक्विड होते हैं। आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं बिना किसी बड़ी पेनल्टी के, और टैक्स एफिशिएंसी में भी ये पुराने समय में बेहतर थे। हालांकि अब टैक्स लॉस बदल गए हैं। अब देखते हैं डेट फंड की इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। सबसे पहले इसमें आते हैं लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स 91 डेज तक के पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे सेफ डेब्ट कैटेगरी, इमरजेंसी फंड के लिए बेस्ट। फिर आते हैं इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स 1 से 3 साल के हॉरिजन के लिए। इनमें इंटरेस्ट रेट रिस्क मीडियम होता है। फिर आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। इन्हें कम से कम 80% पैसा AAA रेटेड कंपनीज में लगाना होता है, इसलिए ये क्रेडिट सेफ्टी के लिए अच्छे माने जाते हैं। फिर आते हैं गिल्ट फंड्स। ये सिर्फ सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। डिफॉल्ट का डर 0 होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव का डर सबसे ज्यादा। डेट फंड्स आपके पोर्टफोलियो को क्रैश के वक्त बचाते हैं। जब इक्विटी 40% गिरती है तब डेट फंड आपको 6 से 7% का स्टेबल रिटर्न देकर आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। अब समझते हैं हाइब्रिड फंड्स के बारे में। हाइब्रिड फंड्स उन लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो एसेट एलोकेशन खुद नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग बास्केट जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड में बांटना। हाइब्रिड फंड्स ये काम आपके लिए ऑटोमेटिकली करते हैं। हाइब्रिड फंड्स का सबसे बड़ा फायदा है रीबैलेंसिंग। मान लो आपने एक ऐसे फंड में पैसा लगाया जिसमें 60% इक्विटी है और 40% डेट है। अगर मार्केट भागता है और इक्विटी बढ़कर 70% तक हो जाता है तो फंड मैनेजर अपने आप 10% इक्विटी बेचकर डेट खरीद लेगा। इससे क्या हुआ, आपने हाई प्राइस पर इक्विटी बेची और लो रिस्क एसेट में पैसा शिफ्ट कर दिया। जब मार्केट गिरेगा तो मैनेजर डेट बेचकर सस्ती इक्विटी खरीद लेगा। इसे कहते हैं बाइंग लो एंड सेलिंग हाई ऑन ऑटो पायलट। इससे इन्वेस्टर को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलता है, मतलब कि कम टेंशन लेकर रिस्पेक्टेबल रिटर्न्स। हाइब्रिड फंड्स तब अंडर परफॉर्म करते हैं जब मार्केट एक तरफा ऊपर भागता है, क्योंकि उनका डेट पोर्शन रिटर्न को थोड़ा स्लो कर देता है। लेकिन ये तब चमकते हैं जब मार्केट वोलेटाइल होता है या गिरा होता है। अब समझते हैं हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरीज। सबसे पहले आता है इसमें एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। इनमें इक्विटी का पोर्शन 65% से ज्यादा होता है ताकि इन पर इक्विटी टैक्सेशन का फायदा मिल सके। ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहते हैं पर प्योर इक्विटी की 40-50% वाली गिरावट से डरते हैं। दूसरे आते हैं इनमें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स यानी डायनेमिक एसेट एलोकेशन। ये सबसे स्मार्ट फंड्स माने जाते हैं। इनका इक्विटी एक्सपोजर 0% से 100% तक जा सकता है मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर मार्केट सस्ता है तो मैनेजर इक्विटी बढ़ा देगा, अगर मार्केट बबल में है तो मैनेजर इक्विटी 30% पर ले आएगा। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है जो मार्केट टाइमिंग से बचना चाहते हैं। तीसरा आता है हाइब्रिड फंड में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। ये इक्विटी और डेट के साथ साथ गोल्ड या सिल्वर में भी
इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड अक्सर तब बढ़ता है जब इक्विटी गिरती है, इसलिए ये फंड्स डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है। हाइब्रिड फंड्स उन लोगों के लिए नहीं है जो एक साल में पैसा डबल करना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो अगले 10-15 साल तक मार्केट में बिना किसी हार्ट अटैक के बने रहना चाहते हैं। अब इन तीनों फंड्स का कंपैरिजन करते हैं और इनकी एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। इन्हें रिस्क, रिटर्न और इमोशन के स्केल पर समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन्हें रिस्क और वोलेटिलिटी के नजरिए से। इक्विटी फंड का रिस्क परमानेंट लॉस का नहीं बल्कि प्राइस मूवमेंट का है। अगर आप 10 साल रुक जाते हैं तो इक्विटी का रिस्क डेट से कम हो सकता है, क्योंकि डेट में इन्फ्लेशन आपकी परचेजिंग पावर को धीरे धीरे खत्म करता है। डेट फंड का रिस्क हिडन होता है, आपको लगता है कि सब सेफ है, लेकिन सडन इंटरेस्ट रेट हाइक या किसी बड़ी कंपनी का डिफॉल्ट पूरे गेम को बदल देता है। हाइब्रिड फंड इस इमोशनल रोलर कोस्टर को स्मूथ करता है, ये वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखते हैं इसे इन्फ्लेशन वर्सेस एसेट क्लास के नजरिए से। रियल रिटर्न वो होता है जो महंगाई के ऊपर मिले। अगर इन्फ्लेशन 7% है और आपका डेट फंड 7% दे रहा है तो आपका प्रॉफिट 0 है। इक्विटी ही वो एकमात्र रास्ता है जो इन्फ्लेशन को 5-6% से बीट करने की क्षमता रखता है। डेट का काम वेल्थ बढ़ाना नहीं बल्कि वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का है। हाइब्रिड फंड इन दोनों के बीच का ब्रिज है, ये इन्फ्लेशन को बीट भी करता है और सेफ्टी भी देता है। अब देखते हैं इमोशनल टॉलरेंस के नजरिए से। इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए IQ से ज्यादा EQ यानी कि इमोशनल क्वोशिएंट चाहिए। जब न्यूज चैनल पर मार्केट क्रैश की हेडलाइंस चलें तब जो शांत रह सके वही इक्विटी इन्वेस्टर है। डेट में आपको नींद अच्छी आएगी, लेकिन 20 साल बाद आपको अफसोस हो सकता है कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। हाइब्रिड फंड उन लोगों के लिए है जिन्हें सुकून भरी नींद भी चाहिए और थोड़ा थोड़ा मुनाफा भी। समझने वाली बात यह है कि हायर रिटर्न इज द रिवॉर्ड फॉर एंड्यूरिंग हायर वॉलेटिलिटी। बिना गिरावट के बड़ा पैसा नहीं बनता। डेट सेफ्टी की फीस लेता है पर लो रिटर्न के साथ, और इक्विटी ग्रोथ का प्रीमियम मांगता है पर हायर फ्लक्चुएशन के साथ। आपको कौन सा फंड चुनना चाहिए इसका फैसला सिर्फ एज से नहीं होता, ये एक मल्टीलेयर डिसीजन है जिसमें 4 फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहला फैक्टर गोल ड्यूरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका गोल 3 साल से कम है तो इक्विटी की तरफ देखना भी पाप है। ऐसे में सिर्फ डेट फंड से लिक्विड या शॉर्ट टर्म सही है। अगर गोल 3 से 5 साल का है तो हाइब्रिड फंड सही है। अगर गोल 7 से 10 साल से ऊपर का है तभी इक्विटी में मेजर एलोकेशन करें। दूसरा फैक्टर है इनकम स्टेबिलिटी और इमरजेंसी फंड। इक्विटी में पैसा डालने से पहले आपके पास 6 से 12 महीने का खर्चा लिक्विड डेब्ट फंड में होना चाहिए। अगर आपकी नौकरी या बिजनेस अनस्टेबल है तो आपको ज्यादा पैसा डेब्ट और हाइब्रिड में रखना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश के वक्त आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आपने पोर्टफोलियो बेचा तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। तीसरा फैक्टर है लाइफ स्टेज ट्रांजिशन। इसमें 3 फेज आते हैं। फेज 1 आता है ग्रोथ का। अगर एज 25 to 35 है, आपका कैरियर शुरू हो रहा है, आपकी सबसे बड़ी एसेट आपका टाइम है, यहाँ पर 70-80% इक्विटी होना चाहिए। फेज 2 है कंसोलिडेशन का। ये एज 40 to 50 में सही है। होम लोन, स्कूल फीस, पेरेंट्स की हेल्थ, यहाँ आपको 50-50 एलोकेशन यानी हाइब्रिड अप्रोच पर शिफ्ट होना चाहिए ताकि कोई भी मार्केट क्रैश आपकी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिला ना सके। फिर आता है फेज 3 यानी प्रोटेक्शन। ये एज 55 प्लस के लिए सही है। यहाँ कैपिटल प्रोटेक्शन प्रायोरिटी है। 70 to 80% डेब्ट में शिफ्ट हो जाएं SWP के लिए यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए। चौथा फैक्टर है रिस्क एपेटाइट, जिसे हम कहते हैं द स्लीप टेस्ट। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं और वो अगले महीने 8 लाख दिखने लगे तो क्या आप और इन्वेस्ट करेंगे या डरकर बेच देंगे? अगर जवाब बेच दूंगा है तो आप चाहे 20 साल के हो, आपको इक्विटी से दूर रहकर हाइब्रिड या डेब्ट में ही रहना चाहिए। इसके पीछे का रीजन है साइकोलॉजी बीट्स स्ट्रेटेजी एवरी टाइम। लोग अक्सर वही गलतियां दोहराते हैं जो उनके रिटर्न्स को तबाह कर देती है। पहली गलती है न्यू फंड ऑफर यानी NFO का इल्यूजन। लोग सोचते हैं कि NFO 10 रुपए में मिल रहा है तो सस्ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 1 किलो आम 100 में लेना या 100 ग्राम आम 10 में लेना। क्वांटिटी बढ़ जाएगी पर वैल्यू वही रहेगी। पुराने फंड से यानी ट्रैक रिकॉर्ड वाले हमेशा नए फंड से बेहतर होते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट्स के उतार चढ़ाव देखे होते हैं। दूसरी गलती आती है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने 5 लार्ज कैप, 4 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप फंड से ले लिए हैं तो आप एक्चुअली में मार्केट को ही कॉपी कर रहे हो। इससे बेहतर है कि आप सिर्फ एक इंडेक्स फंड ले लें। एक आइडियल पोर्टफोलियो में 4-5 फंड काफी हैं जो अलग अलग कैटेगरीज के होंगे, जैसे 1 लार्ज, 1 मिड, 1 स्मॉल, 1 डेट या हाइब्रिड। तीसरी गलती है इग्नोरिंग एक्सपेंस रेशियो और टैक्स। लोग 15% रिटर्न के पीछे भागते हैं और 1% का एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो इग्नोर कर देते हैं। 1% का एक्सपेंस रेशियो 25 साल में आपके टोटल वेल्थ का 20 से 30% खा सकता है। हमेशा डायरेक्ट प्लान्स को प्रेफरेंस दें। साथ ही एग्जिट लोड और कैपिटल गेन्स टैक्स को समझे बिना बार बार फंड्स को स्विच ना करें। स्विचिंग इज इक्वल टू सेलिंग प्लस रीबाइंग, जिस पर टैक्स लगता है। चौथी गलती है रिसेंसी बायस। अगर पिछले 2 साल से स्मॉल कैप भाग रहा है तो लोग अपना सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल देते हैं। इसे परफॉर्मेंस चेजिंग कहते हैं। याद रखिए जो एसेट क्लास आज टॉपर है वो अगले साल सबसे नीचे हो सकता है। रिवर्जन टू मीन एक सच्चाई है, जो बहुत ज्यादा भागा है वो थकेगा जरूर। अब इस पूरी वीडियो का एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये दिमाग का खेल जरूरी है। हमने इक्विटी के ग्रोथ इंजन को समझा, डेब्ट की स्टेबिलिटी को देखा और हाइब्रिड के बैलेंस को पहचाना, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास पेशेंस और डिसिप्लिन जैसी चीज नहीं है। मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, मार्केट में बिताए गए समय पर भरोसा रखिए। सही कैटेगरी चुनना सिर्फ पहला कदम है, उस कैटेगरी में बुरे वक्त में बने रहना असली चुनौती है। वेल्थ क्रिएशन एक बोरिंग प्रोसेस है। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या डर लग रहा है तो इसका मतलब है आपका एसेट एलोकेशन गलत है। सही इन्वेस्टमेंट वो है जो आपके
गोल्स के साथ अलाइन हो, ना कि वो जो न्यूज में सबसे ज्यादा चर्चा में हो। रिटर्न्स आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका एक्सपेंस रेशियो, आपका टैक्स प्लानिंग, आपका एसेट एलोकेशन और सबसे बढ़कर आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में है। इन 4 चीजों पर ध्यान दीजिए, वेल्थ अपने आप बन जाएगी। याद रखिए, आपका पैसा आपकी मेहनत की कमाई है, इसे बिना समझे कहीं भी मत लगाइए। पहले सीखिए, फिर समझिए और फिर पूरे विश्वास के साथ निवेश कीजिए। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सिर्फ सही कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ही आपके लिए सही है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को पेपर पर लिखिए, अपने रिस्क लेने की क्षमता को पहचानिए और आज से ही एक डिसिप्लिन तरीके से निवेश की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो यहाँ होता है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।